हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल क्लासेस। आई एम फाइज़ा सिद्दीकी और आज हम अपने इंक्लूसिव एजुकेशन के मैराथन में बात करेंगे बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। मतलब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं एक इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मतलब बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी डिसेबल्ड हैं, नॉर्मल हैं, पूरा जो डाइवर्स हमारा एनवायरनमेंट है क्लासरूम का, वो जब पार्टिसिपेट करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आएंगी और उनकी पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, आज हम उस बारे में बात करेंगे और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। So, barriers to learning and participation in an inclusive classroom can vary depending on various factors such as the student's background, abilities and the classroom environment. Here are some of the common barriers that student may face. सबसे पहला है physical barrier. Physical barrier में क्या क्या बातें आती हैं कि inaccessible physical environment. फिजिकल इन्वायरमेंट ऐसा हो जो बच्चे ठीक से उसको यूज ना कर सकें, एक्सेस ना कर सकें। जैसे कि कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है और वो व्हीलचेयर पर आता है, लेकिन अब क्लास इतनी बड़ी ही नहीं है कि उसको इतना स्पेस प्रोवाइड कर सके कि वो आराम से अपनी व्हीलचेयर अंदर ले जाए और बाहर ले आए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनएक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट। क्लासरूम्स, फैसिलिटीज और रिसोर्सेज में नॉट बी एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा ना हो, या फिर जाहिर सी बात है कोई फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको रैंप की जरूरत पड़ेगी, तो वो रैंप ना बिल्ड हो इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ऐसी जो दिक्कतें आएंगी उनको क्या कहेंगे, इनएक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा आएगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे ब्रेल हम प्रोवाइड ना करें जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए, या फिर टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उन्हें प्रोवाइड न किया जाए, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं और जो हमने टेक्स्ट प्रोवाइड किया है तो उनको टेक्स्ट टू स्पीच में ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। वो टेक्स्ट को तो ब्रेल से ही पढ़ पाएंगे ना। अगर वो हम प्रोवाइड ना करें टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी, तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव एंड लर्निंग बैरियर्स। इसमें क्या क्या आते हैं, पहला है लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज डिसलेक्सिया, अप्रेक्सिया, ये जो होती हैं ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। डिसलेक्सिया मतलब जो आई थिंक सबने तारे जमीन पर देखी होगी, तो उसमें जो वो ईशांत लड़का होता है उसको जो प्रॉब्लम होती है वो डिसलेक्सिया ही होती है। वो बच्चा डिसलेक्सिक होता है कि उसको जो वर्ड्स होते हैं वो उल्टे सीधे दिख रहे होते हैं। तो डिसलेक्सिक जो बच्चे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं और अल्फाबेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिसलेक्सिया है या एडीएचडी है या बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, तो उसमें बच्चा मे फेस चैलेंजेस विद रीडिंग, फोकसिंग, ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो इस लर्निंग डिसेबिलिटीज के जो बच्चे हैं वो भी जाहिर सी बात है, जब एक क्लासरूम में बैठे हैं और बच्चा एक जो एजुकेटर है वो एक नॉर्मली पढ़ा रहा है विदाउट कंसर्निंग दोज लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो फिर उनको तो दिक्कत आएगी ना। नेक्स्ट इज स्लो प्रोसेसिंग स्पीड। बहुत सारे बच्चे देखो किसी का आईक्यू ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। अगर एक ट्रेडिशनल मेथड से टीचर पढ़ाएगा और एक रिजिड तरीके से वन लेक्चर फॉर ऑल वाली पॉलिसी लेकर चलेगा, तो जो जिनकी आईक्यू कम है ये जिनकी आईक्यू बहुत ज्यादा है वो सफर करेंगे। जो नॉर्मल स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, वो तो ठीक रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स विद स्लोअर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में स्ट्रगल टू कीप अप विद द पेस ऑफ द क्लास। नेक्स्ट इज मेमोरी एंड रिटेंशन इश्यूज। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, वो आसानी से याद नहीं कर पाते हैं, रट नहीं पाते हैं। जो रोट लर्निंग होती है वो भी जरूरी होती है। कोई कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में जैसे बहुत सारे ऐसा होता है जहाँ रोट लर्निंग जरूरी होती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वहां रोट लर्निंग ही होती है स्टार्टिंग में, कोई समझ के याद नहीं करता है। तो बहुत सारे बच्चों की रोट लर्निंग, ये जो मेमोराइजेशन होता है, रिटेंशन जो कैपेबिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो वो बच्चे सफर करते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर आएगा। जैसे किसी बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, वो टीचर हिंदी में लेक्चर को प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर उसको प्रॉब्लम आएगी।
वो ठीक से समझ नहीं पाएगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। नेक्स्ट इज स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। बहुत सारे बच्चों को स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होता है, वो ठीक से अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये बैरियर हो जाएगा। लैक ऑफ विजुअल सपोर्ट्स, मतलब इन सम केसेस स्टूडेंट्स में बेनिफिट फ्रॉम विजुअल एड्स, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स और अदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट, तो यहाँ पर ये बैरियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इमोशनल एंड बिहेवियरल बैरियर्स। इमोशनल और बिहेवियरल में कैसा आएगा, जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई ट्रॉमा फैमिली में रहा हो, बचपन में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट रहा हो जिससे वो डिप्रेस्ड हो, जिनको एंजाइटी हो, तो उससे क्या होता है, बच्चा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एंगेज इन लर्निंग एंड पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज, तो ये एक बैरियर हो गया। फिर आएगा बिहेवियरल चैलेंजेस। बिहेवियरल चैलेंजेस में क्या आता है कि सम स्टूडेंट्स में एग्जिबिट बिहेवियर्स दैट डिसरप्ट देयर एबिलिटी टू एंगेज इन लर्निंग सच एज विथड्रॉल, एग्रेशन और डिफाइंस। देखा होगा क्लास में कोई एक बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जरा सा टीचर ने डांट दिया तो गुस्सा हो गया, या क्लास से बाहर चला गया, या कह दिया कि हम नहीं पढ़ूंगा टीचर, तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है। फिफ्थ है हमारा सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल डिफरेंसेस, देखो सारे बच्चे एक जैसे तो होंगे नहीं, कोई किसी कल्चर से बिलोंग करता है, कोई किसी कल्चर से बिलोंग करता है। अब टीचर को ये चाहिए कि सबको एक साथ लेकर चले, बनिस्बत कि जो उसका खुद का कल्चर है बस वो इम्पोज करे, और उसके कल्चर के अकॉर्डिंग जो और बच्चे जिनका बैकग्राउंड है उनको तो वो ठीक लगेगा टीचर, लेकिन जो और कल्चरल डिफरेंसेस के बच्चे हैं, जो अलग अलग तरीके के कल्चर को बिलोंग करते हैं, वो थोड़ा एक्सक्लूडेड फील करेंगे। ठीक, तो ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। टीचर को कोई स्टेरियोटिपिकल नहीं होना चाहिए कि भाई वो खुद वुमेन है तो बस वो लड़कियों का साथ दे रही हैं और लड़कों को बुरा समझ रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल मानना चाहिए। Peer interactions, students who are marginalized such as those with disabilities may struggle with social inclusion, face bullying or exclusion. Sixth, करिकुलर बैरियर्स। करिकुलर बैरियर्स मतलब जो स्कूल जो हमारा करिकुलम प्रोवाइड करता है उसमें किस तरीके के बैरियर्स आएंगे। एक तो रिजिड करिकुलम, अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, मतलब एक तरीके से हम सबको पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं ना कि एक डंडे से सबको हाँकना, वही वाला मुहावरा यहाँ पर चलेगा। अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू करिकुलम कैन बी अ बैरियर फॉर स्टूडेंट्स विद वेरिड लर्निंग नीड्स। There may be limited opportunities for differentiated learning or adaptation. Next is inflexible teaching methods, कि teaching methods बस कोई किसी एक बस लेक्चर मेथड से टीचर पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं देख रहा है कि कोई एक हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा बैठा है, उसको ठीक से आवाज नहीं जा रही है, तो हम कुछ विजुअल एड प्रोवाइड कर दें, कुछ चार्ट्स, कुछ पोस्टर्स से उस टॉपिक को अच्छे से एलोबरेट एक्सप्लेन कर दें, ताकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड का बच्चा है वो भी अच्छे से उसको भी समझ में आ जाए। नहीं लेकिन बस लेक्चर मेथड पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इनफ्लेक्सिबल या रिजिड टीचिंग मेथड है कि किसी एक मेथड से बस पढ़ाया चला जा रहा है, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास उसमें सक्सेसफुल नहीं रहेगी। सेवेंथ इज टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट बैरियर्स, मतलब हमें टीचर को भी ट्रेन करना पड़ेगा ना कि आपको कैसे एक इंक्लूसिव क्लासरूम को सक्सेसफुल बनाना है, कैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है। ये नहीं कि कोई एक रिजिड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप क्लास को डील करोगे। तो लैक ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग स्किल्स, नॉट ऑल टीचर्स आर ट्रेन्ड इन इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेटेजीज। वही के मतलब आपने बीएड कर लिया तो आप टीचर बन गए और आप बस इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासरूम को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको मतलब एक स्किल प्रोवाइड की जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप सारे बच्चों को एक साथ लेकर चल सके, विच कैन रिजल्ट इन अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इनसफिशिएंट सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज और डाइवर्स लर्निंग नीड्स। हर बच्चे की अपनी अलग लर्निंग नीड होगी, जो हियरिंग इम्पेयर्ड का बच्चा होगा उसकी एक अलग लर्निंग नीड होगी, जो डिसलेक्सिक होगा, जो एडीएचडी जैसे होगा उसकी अलग लर्निंग नीड होगी। ठीक है, तो उन सबको साथ कैसे लेकर चलना है, ये ट्रेनिंग से टीचर्स सीखेंगे, खुद से ऐसे ही नहीं सीख जाएंगे। Inadequate support staff, without teaching assistants, special education staff or other support personnel, students with additional learning needs may struggle to access the help they need. स्पेशल एजुकेशन स्टाफ में अपनी पुरानी क्लास में बता चुकी हूँ कि स्पेशल एजुकेशन जो टीचर होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं इन केसेस में, इस फील्ड में, कि
स्पेशल चिल्ड्रन को कैसे लेकर चलना है, उनको कैसे पढ़ाना है, उनकी लर्निंग नीड्स को कैसे ठीक तरीके से सफिशिएंटली प्रोवाइड करना है। तो अगर वो मदद नहीं करेंगे, अगर जो हमारे स्कूल का करिकुलम है वो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को प्रोवाइड नहीं करेगा, काउंसलर्स को प्रोवाइड नहीं करेगा, थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट को प्रोवाइड नहीं करेगा, तो टीचर्स अकेले टीचर क्या क्या कर पाएगा, वो वाली बात है। एथ इज इन्वायरमेंटल बैरियर्स, मतलब डिस्ट्रैक्शंस इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, नॉइज, क्लटर। ये नहीं है कि स्कूल ऐसी जगह पर है या मतलब क्लासरूम इस तरीके से बना हुआ है कि बाहर की आवाजें आ रही हैं और बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, या ओवर क्राउडेड क्लासरूम है कि एक छोटी सी क्लास में आपने बहुत इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम पे आपने बहुत सारे बच्चे भर लिए हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। असेसमेंट बैरियर में क्या आएगा कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, मतलब जो एक स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग का तरीका होता है, आप उसी तरीके से सबको असेस कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत डाइवर्स आपका क्लासरूम है, सबकी नीड्स अलग अलग है, सबके लर्निंग के स्टाइल्स अलग हैं, सबके लर्निंग का पेस अलग है। आप किसी एक टेक्निक से, किसी एक असेसमेंट के तरीके से सबको एग्जामिन नहीं कर सकते कि आपने एक रिटन टेस्ट ले लिया और उसके बेसिस पर आपने मार्क्स दे दिया, असेसमेंट कर दिया। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है वो रिटन टेस्ट में इतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना ओरल टेस्ट में कर पाएगा। तो इस हिसाब से आपको अपनी टेस्टिंग रखनी है कि कैसे इंक्लूसिव, कैसे इक्विटी प्रोवाइड हो, ठीक है ना, किस तरीके से असेसमेंट किया जाए कि जस्टिस प्रोवाइड करें हम बच्चों को। लिमिटेड असेसमेंट मेथड्स के मतलब ट्रेडिशनल जो असेसमेंट है वही बस चले आ रहे हैं, रिटन एग्जाम्स हो रहे हैं, रिटन एग्जाम्स में नॉट फुल्ली कैप्चर द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। वही बात मैंने अभी करी कि जरूरी नहीं है कि रिटन एग्जाम सबको अच्छे से असेस कर पाए, ठीक है। 10th इज पेरेंटल एंड कम्युनिटी सपोर्ट बैरियर्स, लैक ऑफ फैमिली एंगेजमेंट के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली का बहुत सपोर्ट नहीं रहता है, वो एंगेज नहीं होना चाहते हैं, बस स्कूल भेज दिया, वो समझते हैं कि उनका काम पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो उन रिसोर्सेज को, जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक तरह का बैरियर है उनके लिए। तो अब इन सारे बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे करें, क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको हम अपनाएं जिससे ये बैरियर्स ओवरकम हो जाए। सबसे पहले आएगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास में हम अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन से सारी क्लास को डील ना करें। टीचर्स कैन अडॉप्ट लेसन्स एंड एक्टिविटीज टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वेरियस मेथड्स, जैसे ग्रुप वर्क, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, विजुअल एड्स। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का ये मतलब नहीं है कि टीचर जो बोल रहा है अलग अलग तरीके से, नहीं, जो टीचिंग एड्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे किसी दिन पोस्टर्स वो लिया है, किसी दिन चार्ट्स लिया है, किसी दिन जैसे मैथमेटिक्स का टीचर है तो बड़ा सा एक क्यूब लिया है, अगर उनको क्यूब के बारे में पढ़ाना है, तो ये क्या, ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है कि अलग अलग तरीके से स्टूडेंट को टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उनकी लर्निंग नीड्स जो हैं, जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स है, उन्हें ठीक तरीके से प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को जो है स्कूल को, करिकुलम को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो मैंने अभी बात करी, स्क्रीन रीडर्स हैं, वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हैं, जो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो टेक्स्ट टू स्पीच प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट पीडीएफ की फॉर्म में टीचर ने प्रोवाइड किया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं वो टेक्स्ट टू स्पीच में जो सॉफ्टवेयर है उससे वो ओरली उसको सुन पाए, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग है कि इंकरेजिंग पीयर सपोर्ट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग कैन हेल्प स्टूडेंट्स फील मोर इंक्लूडेड एंड वैल्यूड, कि सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना, किसी नॉर्मल बच्चे को एक डिसेबल्ड बच्चे के साथ कोलैबोरेट करवा देना ताकि उसको भी इक्वल महसूस हो, उसको लगे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, लाइक आई एम वर्थ समथिंग वाली बात। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग के इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, teaching materials and addressing cultural differences can foster inclusivity and belonging। अगर हम हर बच्चे को साथ लेकर चलेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम भी यहाँ बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट, कि मतलब स्कूल जो है इमोशनल और सोशल सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड करेगा ताकि बच्चा एक्सक्लूडेड फील ना करे और उसको ऐसा ना लगे कि मैं अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर सकता हूँ। सो teaching in inclusive classroom is an ongoing effort that requires understanding, flexibility and commitment from both educators and the wider school community.
So that was all for today. I hope you enjoyed my video and learned something new here, and if you did, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.